आप लोगों को चलो चेक करो। लास्ट क्लास के अंदर ये हम बी एक्स ज्ञात कर रहे थे, वो ज्ञात कर लिया था आप लोगों ने, या मैं ज्ञात करके बताऊं? लास्ट क्लास में जो बी एक्स आप लोग ज्ञात कर रहे थे वो ज्ञात कर लिया था, या मैं ज्ञात करके बताऊं? बी एक्स ज्ञात कर लिया था या मैं ज्ञात करके बताऊं? ठीक है, हाँ जी। तो बी एक्स एम का फॉर्मूला ये आया था हमारे पास में, यहां बी एक्स का मान रखेंगे। एम बराबर होगा एन जी जे म्यू बी जे, और ये एक्स अपॉन 3 जे जे प्लस 1। जे से जे कट जाएगा, फाइनली एम एन जी जे म्यू बी एक्स जे प्लस 1 बटा 3 आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब सुनो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, देखिएगा। जो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा है, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा सर जाई इक्वल टू होता है एम अपॉन एच होता है, ठीक है। चलो, और हमको ये भी पता है कि एच इक्वल टू होता है बी अपॉन म्यू नॉट, तो ये मान इसके अंदर रखेंगे, तो ये एम बी अपॉन म्यू नॉट। तो एक काम करो, म्यू नॉट को ऊपर ले जाओ और ये आ गया बी, ठीक है। इसको कौन सा समीकरण देंगे बताना, और इसको कौन सा समीकरण? एक बार समीकरण क्रमांक बता दो, फिर आगे चलते हैं। पांच और छह देनी है। चलो, 5 और 6। एक काम करो, समीकरण 5 व 6 से मान रखने पर, तो 5 और 6 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली, मंडे से नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये एन फिर है जी जे म्यू बी एक्स जे प्लस 1 जी जे म्यू बी एक्स जे प्लस 1 बटा 3, और ये बी, एम का मान रखा है ना हमने, तो म्यू नॉट और क्या आएगा, बी आएगा। ये हमको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब चूंकि x बराबर क्या था, वाई जे था, ठीक है। तो ये एन जी जे म्यू बी वाई जे जे प्लस 1 म्यू नॉट बटा 3 बी। चलो, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रख दो इसके अंदर y का मान, और इसको सोल्व कर लो तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। y बराबर जो माना था ना, वो रख दो इधर। तो y बराबर हमने जो माना था वो यहाँ रख देंगे। तो y बराबर हमने क्या माना था, म्यू बी जी जे अपॉन बी के, म्यू बी जी जे बी अपॉन के टी। y बराबर कितना था, म्यू बी जी जे, ठीक है, ये मान रख दो, फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। ये लिखो, चलो। तो ये आएगा एन जी जे म्यू बी जे जे प्लस 1 म्यू नॉट। y का मान क्या है, y का मान है
म्यू बी जी जे बी अपॉन के टी, म्यू बी जी जे बी अपॉन के टी। चलो बी से बी कटेगा, ठीक है, तो नीचे तो 3 के टी बच जाएगा, तो एन जी जे स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर म्यू नॉट जे जे प्लस 1 3 के टी। चेक करो, हमने यही फॉर्मूला पहले भी यूज में लिया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चेक कर लो, हमने यही फॉर्मूला पहले भी यूज लिया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फटाफट चेक करके बता दो, हमने यही फॉर्मूला पहले भी यूज लिया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फटाफट सब चेक करके बता दीजिएगा, हमने यही फॉर्मूला पहले भी यूज किया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो तो यहां से भी हमें पता चलता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसे करो कंप्लीट। तो ये हो गया ये टॉपिक कंप्लीट, जिससे पता चलता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलो हाँ जी। अब आप लोग हेडिंग लगाइएगा, एक लाइन लिख लो, पहले इसके नीचे लाइन लिखवा देता हूं। हाँ जी, इसके नीचे एक लाइन लिखवा देता हूं, लिखो लिखो, इसके नीचे लाइन मैं लिखवाता हूं। अतः हम कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अतः हम कह सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, हो गया ना यहाँ तक। चलो रे आगे चलते हैं। देखिएगा, अगली हेडिंग लगानी है, अगली हेडिंग जोसेफ्सन प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है जोसेफ्सन प्रभाव। ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जो क्या कहना चाहता है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो सुनो, जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सी बात करूं, तो हमारे पास में दो अतिचालक पदार्थ की प्लेटें हैं कुछ इस तरीके से, दो अतिचालक पदार्थ की क्या हैं, प्लेटें हैं, या फिर इस तरीके से लिखते हैं, दो अतिचालक पदार्थ की प्लेटें हैं, स्लैब हैं, लेकिन मैं इसको 2D के अंदर ही दिखा रहा हूं, इसलिए इस तरीके से दिखा रहा हूं ना, एक प्लेन में ही दिखा रहा हूं ना। तो जैसे मान लो ये इस तरीके, ठीक है, दो प्लेट हैं अतिचालक पदार्थ की, या अतिचालक की दो प्लेटें हैं, एक का नाम दे देते हैं ए और एक का नाम दे देते हैं बी। अब सुनो, अगर ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, ठीक है, और यहां पे मान लो मैं एक सोर्स लगाऊं बैटरी का, तो इसके अंदर क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। किसके अंदर, इस अतिचालक पदार्थ के अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। सब जानते हैं, अगर इसको प्लस और इसको माइनस से जोड़ूंगा तो प्लस टू माइनस क्या होगी, इसके अंदर करंट फ्लो होगी। ठीक है, अगर प्लस टू माइनस करंट फ्लो होगी, तो अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इसके एक्रॉस, अगर मैं इसके एक्रॉस वोल्टेज मापू, अगर मैं इसके एक्रॉस क्या मापू, वोल्टेज मापू, तो वो वोल्टेज कितना आएगा, जीरो आएगा। सर जीरो क्यों आएगा, जब करंट फ्लो हो रही है तो जीरो क्या आएगा, क्योंकि देखो जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, नगण्य होती है। अतिचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर यहाँ प्रतिरोधकता जीरो है तो उस कंडीशन के अंदर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज ड्रॉप इसके सिरों पर नहीं होगा। ठीक है ना, प्रतिरोधकता जीरो है यानी एक प्रकार से आर भी जीरो है, तो उस कंडीशन के अंदर इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, किसी प्रकार का यहाँ प्रतिरोध नहीं है। ठीक है,
लेकिन एक काम करूं मैं, अगर यहां पे इसको इस तरीके से रखते हैं अपन, मतलब इनके बीच में मान लो गैप होता, इन दो प्लेटों के बीच में कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का गैप होता। कितने सेंटीमीटर का गैप होता? 1 सेंटीमीटर का गैप होता। तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या होती? करंट फ्लो नहीं होती। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होती। किसके अंदर? इस अतिचालक पदार्थ के अंदर। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कितने सेंटीमीटर का गैप होता? 1 सेंटीमीटर का गैप होता। पर अगर मान लो ये गैप हम 1 सेंटीमीटर से क्या कर दे? कम कर दे। मान लीजिए गैप होता कितना? 1 सेंटीमीटर से कम होकर ये गैप होता कितना? 1 नैनोमीटर का। कितना गैप होता? ये 1 नैनोमीटर का गैप होता। तो उस कंडीशन के अंदर ये देखा गया कि जब इसको बैटरी के पॉजिटिव से, एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं हम, तो इसके अंदर क्या हो जाती है? करंट फ्लो हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है? करंट फ्लो हो जाती है। या तो ऐसे बोल दो, या फिर मैं ऐसे कहूं कि इन दो प्लेट ए और बी के बीच में हम एक कुचालक परत रख दे, और वो कुचालक परत है, उसकी मोटाई कितनी है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर पता है कितना? 10⁻⁻⁹मीटर। ठीक है, कितना? 10⁻⁻⁹मीटर। यानी अगर मैं कहूं तो सिंपल सी बात, अगर हम कहें इसको कि ये कितना होगा, तो 1 मीटर का 100 करोड़वां भाग। ठीक है ना, उतनी उतनी पतली क्या होनी चाहिए? ये परत होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इस ए से बी की तरफ क्या फ्लो हो जाती है? करंट फ्लो हो जाती है। कब? जब जो परत इसके अंदर रखी जाएगी उसकी मोटाई कितनी हो? 1 नैनोमीटर हो। तो उस कंडीशन के अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर करंट क्या हो जाती है? फ्लो हो जाती है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? जोसेफ्सन प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? जोसेफ्सन प्रभाव कहते हैं। यानी जोसेफ्सन ने यह पाया कि दो अतिचालक प्लेट, इनके बीच में अगर हम कोई कुचालक परत रख दे और उसकी मोटाई अति अल्प हो, लगभग कितनी? 1 नैनोमीटर हो, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में करंट फ्लो होती है। तो इसी प्रभाव को क्या कहा जाता है? जोसेफ्सन प्रभाव कहा जाता है। पर ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर का होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है तो उस कंडीशन के अंदर किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो उसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? जोसेफ्सन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मान लो आप लोगों से 1.5 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर या छोटे क्वेश्चन के अंदर इसको परिभाषित करवा ले कि जोसेफ्सन प्रभाव क्या है, लिखो, तो उसके अंदर हम ये बातें लिख सकते हैं। लिखिएगा इसके अंदर, इसके अंदर लिखिएगा। लिखना, जोसेफ्सन ने यह पाया कि दो अतिचालकों के मध्य दो अतिचालकों के मध्य किसी कुचालक पदार्थ को रखा जाए। दो अतिचालकों के मध्य किसी कुचालक पदार्थ को रखा जाए, किसी कुचालक पदार्थ को रखा जाए, तो उनके मध्य तो उनके मध्य क्वांटम तरंग के कारण तो उनके मध्य क्वांटम तरंग के कारण तो उनके मध्य क्वांटम तरंग के कारण एक अतिचालक से एक अतिचालक से दूसरे अतिचालक में एक अतिचालक से दूसरे अतिचालक में अतिचालन धारा प्रवाहित होती है। अतिचालन धारा प्रवाहित होती है। अतिचालन धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को जोसेफ्सन प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को जोसेफ्सन प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को जोसेफ्सन प्रभाव कहा जाता है तथा अतिचालक, कुचालक, अतिचालक, ऐसे लिखना है। अतिचालक फिर बीच में डैश लगाओ, कुचालक फिर डैश लगाना, अतिचालक। अतिचालक, कुचालक, अतिचालक, अतिचालक फिर डैश लगाना है, कुचालक,
अतिचालक संधि को जोसेफ्सन संधि कहा जाता है। जोसेफ्सन संधि कहा जाता है। जोसेफ्सन संधि कहा जाता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस प्रभाव को समझने के लिए दो इस प्रभाव को समझने के लिए दो अतिचालकों के मध्य दो अतिचालकों के मध्य दो अतिचालकों के मध्य पतली कुचालक परत जिसकी मोटाई 1 नैनोमीटर है, जिसकी मोटाई 1 नैनोमीटर है, कोमा लगाना, को रखा जाता है तथा यह पाया जाता है कि दोनों अतिचालकों के मध्य विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा यह प्रभाव उस अवस्था में भी प्रेक्षित किया जाता है जब दोनों अतिचालकों के मध्य कोई विद्युत विभव आरोपित नहीं किया जाता, कोई विद्युत विभव आरोपित नहीं होता है। इस प्रभाव को दिस्ट जोसेफ्सन प्रभाव भी कहा जाता है। इस प्रभाव को दिस्ट जोसेफ्सन प्रभाव भी कहा जाता है। दिस्ट जोसेफ्सन प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब आप लोग इसके अंदर हेडिंग लगाओ, अतिचालकों के अनुप्रयोग। अतिचालकों के अनुप्रयोग कभी कभी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, अतिचालकों के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, लिखो अतिचालकों के अनुप्रयोग। छोटे क्वेश्चन में पूछ ले 1.5 नंबर के में, अतिचालकों के अनुप्रयोग। हाँ जी, अतिचालकों के अनुप्रयोग। पहला लगाओ धारा संप्रेषण, करंट ट्रांसमिशन। धारा संप्रेषण, ठीक है ना, ऐसे धारा संप्रेषण, करंट ट्रांसमिशन लिखना। इसके अंदर अतिचालकों का प्रतिरोध शून्य होने के कारण इनका उपयोग धारा संप्रेषण में किया जाता है। ताकि ऊर्जा की हानि कम हो।
ताकि ऊर्जा की हानि कम हो। यानी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अतिचालकों का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिरोध इसका शून्य है, जिसके कारण क्या होता है? लॉस नहीं होता किसी प्रकार की एनर्जी का, और कोई लॉस होगा तो वो बहुत कम होगा, इसलिए धारा संप्रेषण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लगाओ, विद्युत चुंबकों के रूप में, विद्युत चुंबकों के रूप में, विद्युत चुंबकों के रूप में लिखो इसके अंदर, विद्युत चुंबकों के रूप में। लिखना विद्युत चुंबकों की, विद्युत चुंबकों की कुंडली, विद्युत चुंबकों की कुंडली में सामान्य चालक तार, सामान्य चालक तार, सामान्य चालक तार का उपयोग करने पर, उपयोग करने पर इनके तारों, इनके तारों, इनके तारों के गर्म हो जाने के कारण, इनके तारों के गर्म हो जाने के कारण अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने का भय रहता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने का भय रहता है। इस कारण बहुत कम मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इस कारण बहुत कम मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। परंतु, परंतु यदि कुंडली में, परंतु यदि कुंडली में सामान्य चालक तार के स्थान पर, सामान्य चालक तार के स्थान पर, सामान्य चालक तार के स्थान पर अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाए, अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाए, तो अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध, तो अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होने के कारण, अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होने के कारण अधिक एम्पियर की धारा, अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि विद्युत चुंबकों की जो कुंडली होती है, अगर उसमें हम सामान्य चालक तार जैसे कॉपर का उपयोग करें और उस कंडीशन के अंदर जब उनमें से धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो चालक तार क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। अगर वो चालक तार गर्म हो जाते हैं तो हीट लॉस होता है, जिसके कारण हम बहुत अत्यधिक मात्रा की करंट उनमें से प्रवाहित नहीं कर सकते। अगर बहुत अत्यधिक मात्रा की करंट उनमें से प्रवाहित नहीं की जा सकती, तो उनके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। पर अगर सामान्य चालक तार के स्थान पर यदि किसका उपयोग करेंगे? अतिचालक पदार्थ का उपयोग करेंगे, तो फायदा यह है क्योंकि अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, जीरो होता है, जिसके कारण उसमें अधिक एम्पियर की करंट भी फ्लो की जा सकती है। अगर उसमें अधिक एम्पियर की करंट फ्लो की जा सकती है तो यहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। लगभग 10 टेस्ला तक का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि उसके अंदर कुछ गाउस तक का ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है।
इसलिए विद्युत चुंबकों के अंदर जो कुंडली होती है उसके अंदर भी अपन किसका उपयोग करते हैं, अतिचालक पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला लिखो, तीसरा पॉइंट लगाओ। सबका एक रीजन है, प्रतिरोध कम होने के कारण ये अतिचालक पदार्थ का उपयोग ज्यादा होता है सामान्य चालक की तुलना में। तीसरा लगाओ, तीसरा तीसरा लगाना, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप, इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, गायरोस्कोप का मतलब ये है, हमें पता है कि जब ताप क्रांतिक ताप से कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व का गुण रखते हैं। जब ये प्रतिचुंबकत्व का गुण रखते हैं तो इस गुण से संबंधित जो जितने भी उपयोग है, जैसे अपन बोल सकते हैं वेट लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। दूसरा अपन बोल सकते हैं मैग्लो ट्रेन, जो बहुत तेजी से चलती है, उन ट्रेनों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो गायरोस्कोप के अंदर लिखो आप लोग, मैं लिखवाता हूं, अतिचालक पदार्थ क्रांतिक ताप से कम ताप पर, अतिचालक पदार्थ क्रांतिक ताप से कम ताप पर प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। इस गुण पर आधारित, इस गुण पर आधारित भार उठाने की मशीन, वेट लिफ्टिंग मशीन, भार उठाने की मशीन, कोमा मैगलेव ट्रेन, मैगलेव ट्रेन आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला लगाओ, चौथा लास्ट, सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है सुपर कंप्यूटर? परम। ठीक है, लिख, सुपर कंप्यूटर के अंदर लिखना परम। हाँ जी, मैं लिखवाता हूं, सुपर कंप्यूटर में लिखना है, लिखना आधुनिक सुपर कंप्यूटर, आधुनिक सुपर कंप्यूटर परम, ब्रैकेट में लिख लेना परम, में बृहत सूचनाओं को, में बृहत सूचनाओं को उच्च स्पीड पर, उच्च स्पीड पर डाटा संप्रेषण में, उच्च स्पीड पर डाटा संप्रेषण में किया जाता है, डाटा संप्रेषण में किया जाता है। डाटा संप्रेषण में किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके कुछ क्या हैं, ये इस तरीके से इसके क्या हैं, अनुप्रयोग है कुछ ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लगानी है सबको, वाइस का आणविक क्षेत्र एवं लौह चुंबकन, वाइस का आणविक क्षेत्र एवं लौह चुंबकन, ये टॉपिक, इसके बाद में एक टॉपिक और, फिर यूनिट खत्म। वाइस का आणविक क्षेत्र एवं लौह चुंबकन, वाइस का आणविक क्षेत्र एवं लौह चुंबकन। चलो हाँ जी, देखो, देखो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उस लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन क्षेत्र कहते हैं।
छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं और इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन क्षेत्र कहते हैं। हमको पता होना चाहिए कि एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण कभी भी जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण कभी भी जीरो नहीं होता, तो उसमें स्वतः चुंबकन का गुण होता है। ठीक है, ये जो डोमेन क्षेत्र होते हैं इन्हीं को आणविक क्षेत्र भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, आणविक क्षेत्र भी कहा जाता है। इन्हीं को आणविक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, डोमेन क्षेत्र। डोमेन क्षेत्र कहते हैं, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लिखो इसके अंदर, लिखना लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं। आगे लिखो, पहला पॉइंट लगाओ इसमें, फर्स्ट पॉइंट लगाना इसके अंदर, लोह चुंबकीय पदार्थों में, लोह चुंबकीय पदार्थों में समान चक्रण के, समान चक्रण के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, समान चक्रण के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, समान चक्रण के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। तथा अलग अलग डोमेन में, वापस रिपीट करूं, लोह चुंबकीय पदार्थों में समान चक्रण के, लोह चुंबकीय पदार्थों में समान चक्रण के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिन्हें डोमेन कहा जाता है। तथा, तथा अलग अलग डोमेन में, तथा अलग अलग डोमेन में अलग अलग डोमेन में चक्रण अलग अलग होता है, तथा अलग अलग डोमेन में चक्रण अलग अलग होता है, चक्रण अलग अलग होता है। चलो इस डायग्राम को बना लो जो सामने बना हुआ है। ये डायग्राम बना लो। हाँ जी, इसके अंदर लिखना, आप लिखो इसके अंदर, लिखो यदि, सेकंड पॉइंट लगा के, यदि लोह चुंबकीय, यदि लोह चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए, यदि लोह चुंबकीय पदार्थ पर, यदि लोह चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा,
तो कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा और पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा और पदार्थ चुंबक की पार नहीं करेगा और पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये बात तो आपको भी पता है, यहां पे अगर किसी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो कुल चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा और पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आगे लिखो, परंतु एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। परंतु एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। शून्य नहीं होता है। अतः डोमेन में स्वतः चुंबकन होता है। अतः डोमेन में स्वतः चुंबकन होता है जो परमाणुओं के आणविक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अतः डोमेन में स्वतः चुंबकन होता है जो परमाणुओं के आणविक क्षेत्र पर निर्भर करता है। जो परमाणुओं के आणविक क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आगे इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहां तक बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं कहा हमने। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम डोमेन क्षेत्र या आणविक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण कभी भी 0 नहीं होता है, परंतु नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता। ठीक है, जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा होगा पदार्थ चुंबकित नहीं होगा। और एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होता है, यानी इसमें स्वतः चुंबकन पाया जाता है। ठीक है, इसी डोमेन क्षेत्र को आणविक क्षेत्र कहते हैं। और ये जो स्वतः चुंबकन होता है ये किस पर निर्भर करता है, आणविक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक ग्राफ है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमको डिराइव क्या करना है, चेक करो। हमको फाइनली लास्ट में ये डिराइव करना है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ये होती है C/T-TC, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूरी वाइस का नियम। जो छोटी क्लासों के अंदर अपन पढ़ते थे ना कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्यूरी वाइस के नियम के अनुसार दी जाती है, जिसके अनुसार लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति T-TC के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके बाद में इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमको क्या करना है, ये रिलेशन डिराइव करना है कि ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो T-TC के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलो अब चेक करो। आओ थोड़ी सी तो कर लेते हैं, हाँ 2-3 लाइनें। माना आणविक क्षेत्र HM है, मैं इसको HM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। M का मतलब है मोलिकुलर यानी आणविक। ठीक है, यह है आणविक क्षेत्र स्वतः चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। ये जो आणविक क्षेत्र है ये वही है डोमेन क्षेत्र ही, यानी HM समानुपाती होता है M के। HM बराबर होता है लैम्डा M, जहां लैम्डा होता है वाइस नियतांक, जहां लैम्डा वाइस नियतांक है। चलो इसको दे देना समीकरण नंबर 1, यहां तक उतार लो। इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी सी तो है नहीं, काफी बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है ना, आज मैं इतना करूंगा तो कल मुझे वापस वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कैलकुलेशन इसकी कल करेंगे। परसों ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मंडे से नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।